We are going to discuss DD splitting today. DD splitting. You can also say this is splitting of D subshell. नहीं, 2 दिन है. Splitting of D subshell of D subshell. Okay. So, beta, yesterday we were discussing this fact. This is energy axis. If we talk about D subshell, so for an isolated transition element, D subshell is degenerate. Degenerate means that all orbitals have same energy. Okay. What is this, beta? This is degenerate D subshell. Degenerate D subshell का मतलब है सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है. अच्छा, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनने के लिए क्या होता है बेटा कि let me name these orbitals. One of the orbital is dxy, the other is dyz, the other is dzx. You remember in last class we discussed the names of these orbitals. Then we have dx square, y square, and then we have dz square. Okay? तो ये d ऑर्बिटल्स हैं. अब सुने कि जब लिगेंड्स आते हैं डेटे बॉन्ड बनाने के लिए, व्हाट बेटा, सुने गौर से. जब लिगेंड्स आते हैं डेटे बॉन्ड बनाने के लिए, तो डी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिगेंड में जो लोन पेयर्स हैं वो रिपेल करते हैं म्यूचुअली. क्या बेटा? रिपल्जन होती है किस और किस के दरम्यान? लिगेंड्स के लोन पेयर्स और डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरम्यान रिपल्जन होती है. सुन रहे हैं बेटा? रिपल्जन होती है किस किस के दरम्यान? लिगेंड्स के लोन पेयर्स और डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरम्यान. यहाँ मैंने इसको खाली रखा हुआ, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे. जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो लिगेंड्स आएंगे ना डेटे बॉन्ड बनाने के लिए, तो लिगेंड्स में लोन पेयर होंगे और इस डी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों में रिपल्जन होगी. उस रिपल्जन की वजह से ये डी सबशेल स्प्लिट हो जाएगा. डी सबशेल क्या हो जाएगा बेटा? स्प्लिट हो जाएगा. इसको कहते हैं डी डी स्प्लिटिंग. इसको क्या कहते हैं बेटा? डी डी स्प्लिटिंग कहते हैं. अब वो स्प्लिटिंग दो तरह से हो सकती है. एक इस तरह से, ये डी एक्स वाई, वाई जी, जी एक्स, ये लो एनर्जी पे हैं, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा हो गई है और डी जी स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा हो गई. यहाँ जो एनर्जी गैप होगा उसे डेल्टा ई बोलेंगे. इन डी ऑर्बिटल्स के दरम्यान क्या डेवलप होगा? एनर्जी गैप डेवलप होगा. इस स्प्लिटिंग को डी डी स्प्लिटिंग कहते हैं. इसकी वजह क्या है? स्प्लिटिंग क्यों हो रही है? हाँ, लिगेंड्स के लोन पेयर्स और सेंटर मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स के दरम्यान रिपल्शन होती है. इस हाँ, हमेशा स्प्लिटिंग या इस तरह होगी, या ये 3 ऑर्बिटल ऊपर और 2 ऑर्बिटल नीचे होंगे. ये 3 ऑर्बिटल इकट्ठे रहते हैं, एक्स वाई, वाई जी और जी एक्स, और स्क्वायर वाले इकट्ठे रहते हैं. ठीक है. अब लेफ्ट साइड पे डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं, लेकिन राइट साइड पे डीजेनरेसी इज गॉन. अब ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं है, और ये डेल्टा ई क्या है? एनर्जी गैप है. इसको डी डी स्प्लिटिंग कहते हैं. तो बेटा इसको हम थ्योरी में क्या लिखेंगे? व्हेन लिगेंड्स अप्रोच, व्हेन लिगेंड्स अप्रोच सेंट्रल मेटल आयन, central metal ion for data bond, for data bond formation. Repulsion is produced. Repulsion is produced between electrons of D subshell and lone pairs of ligands. जी.
एक मिनट, बस फिलक तो इस तरह रखें, हाँ। हमेशा ज्यादा नहीं होती, मैं बताता हूँ अभी। पहले तो ये रीजन लिखे ना कि क्यों स्प्लिटिंग हो रही है। दिस रिपल्जन कॉज दी सबशेल टू स्प्लिट, टू स्प्लिट। ठीक है। तो रीजन बेटा क्या हुआ? रिपल्जन इज द रीजन। रिपल्जन रीजन है जिसकी वजह से डी सबशेल स्प्लिट हो गया है। ओके बेटा। सो दिस delta E is the energy gap between set of orbitals after dd splitting। यानी जब स्प्लिटिंग हो गई तो अब आपके पास दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, एक जिनकी एनर्जी कम है, दूसरे जिनकी एनर्जी ज्यादा है। इनके दरम्यान जो गैप है वो डेल्टा ई है। ये जो डेल्टा ई है ये विजिबल लाइट की रेंज में लाई करती है। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं। तो ये जो डेल्टा ई है इसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ रेंज किस पार्ट पे लाई करेगी? विजिबल रीजन पे लाई करेगी। ये जो डेल्टा ई है इसमें वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी रेंज विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रेंज पे लाई करती है। तो डेल्टा ई लाइज इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर फैक्टर्स जो कि डेल्टा ई को अफेक्ट करते हैं, यानी किसी कॉम्प्लेक्स में ये डेल्टा ई ज्यादा होगी, किसी कॉम्प्लेक्स में ये डेल्टा ई कम होगी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा ई, अफेक्टिंग डेल्टा ई, उसमें नेचर ऑफ लिगेंड्स हैं। ये डिपेंड करता है कौन से लिगेंड्स आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। नेचर ऑफ लिगेंड्स। बेटा ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल आयन है जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, नेचर ऑफ मेटल आयन। सॉरी, चार्ज भी डिपेंड करता है और मेटल आयन भी डिपेंड करता है। बस सिर्फ फैक्टर्स का नाम आना चाहिए, फर्दर डिटेल नहीं है। मेटल आयन की नेचर, यानी कॉपर आयन है, आयरन आयन है, क्रोमियम है, वेनेडियम है। फिर चार्ज भी डिपेंड करता है, लेकिन बस ये दो फैक्टर काफी हैं। ओके। तो यानी डेल्टा ई कम या ज्यादा हो सकती है, किसी कॉम्प्लेक्स में कम होगी, किसी कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होगी। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें कि अगर ये है डी सबशेल। डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स हैं, लाइक दिस। दिस इज डी एक्स वाई, दिस इज डी वाई जी, दिस इज डी जी एक्स, दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज डी जी स्क्वायर। ये लिख ले बेटा सबने। अच्छा, अब देखें कि इनकी जो स्प्लिटिंग है ये दो वे में हो सकती है, ये और ये। दो पॉसिबिलिटीज हैं बेटा स्प्लिटिंग की। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास एक्स वाई वाई जी और जी एक्स की एनर्जी ज्यादा हो और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी कम हो। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये डी जी स्क्वायर है। दिस इज डी एक्स वाई, डी वाई जी, एंड दिस इज डी जी एक्स। जबकि दूसरे वे में दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज डी जी स्क्वायर, एंड दिस इज, देखो बेटा, डी एक्स वाई। क्या फर्क है दोनों में? दोनों डी डी स्प्लिटिंग है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं एक में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले ऊपर है और दूसरे में एक्स वाई जिस पे स्क्वायर नहीं है वो ऊपर है। दोनों में एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप डेल्टा ई है जो कि विजिबल रेंज पे लाई कर रहा है। ये एनर्जी गैप भी डेल्टा ई है, ठीक है। जरा सामने देखें बेटा, सामने देखें।
अगर ये राइट साइड वाली स्प्लिटिंग हो तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस तरह की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है। अगर स्प्लिटिंग ऐसे हो रही है तो फिर कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। ये याद रखें, एक मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये लेफ्ट साइड वाली अगर स्प्लिटिंग हो रही है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा बेटा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग इस तरह से होगी जो मैंने लेफ्ट में बनाई है। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग इस तरह से होगी जो मैंने राइट में बताई है। ये बस ध्यान में रखें। ओके। ये क्यों ऐसे है इसके पीछे फिर बहुत डिटेल है, वो डिटेल पार्ट नहीं है। बस आप सिर्फ इसको ध्यान में रखें कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होगी, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे हो। जी बेटा, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज वाई कॉम्प्लेक्सेस शो कलर। शो कलर या ओरिजिन या सोर्स ऑफ कलर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। तो व्हाट आई नीड बेटा, आपकी अटेंशन चाहिए इस कॉन्सेप्ट के लिए। वाई कॉम्प्लेक्सेस शो कलर। लिख तो नहीं रहे थे बेटा? जो लिख रहे हैं जल्दी से लिखें। डन। बेटा इसकी आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्कशीट में आपको बहुत ज्यादा मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या रीजन है कॉम्प्लेक्सेस क्यों कलर शो करते हैं। देखो, लेट से मैं किसी एग्जांपल ले लेता हूँ। ये एनर्जी एक्सिस है। ओके। तो इफ आई टॉक अबाउट कॉपर 2+, कॉपर का प्रोटॉन नंबर कितना है? 29 है। तो यू नो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर 2+, क्या होगी बेटा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 3d। 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन डी से निकलेगा, तो ये 3d9 होगा। लाइक दिस बेटा। तो अब बेटा इसका मैं डी सबशेल अगर ट्रेस करूं, लाइक दिस। डी में 1, 2, 3, 9 इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्लेस होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब यहाँ डी ऑर्बिटल डी जनरेट हैं। डी जनरेट का क्या मतलब है? एनर्जी सबकी एक है। लेकिन जब जैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा तो रिपल्जन होगी कि नहीं? लिगेंड्स आएंगे, उनके लोन पेयर और इन इलेक्ट्रॉन्स के दरम्यान रिपल्जन होगी। रिपल्जन की वजह से ये डी सबशेल क्या हो जाएगा बेटा? स्प्लिट हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग फिर दो तरह से हो सकती है। लेट से मैं ये वाली स्प्लिटिंग ले रहा हूँ। ठीक है, स्प्लिटिंग मैंने ले ली ऐसे। क्लियर है बेटा? अब 9 इलेक्ट्रॉन्स में कैसे प्लेस करूं? रूल क्या थे? हाँ, रूल ये था कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन लो एनर्जी ऑर्बिटल्स फर्स्ट। तो पहले ये लो वाले फिल होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो गए। फिर 7th इलेक्ट्रॉन इधर है, 8th इधर है, 9th इधर है। 9 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर लिए बेटा। अब जरा गौर से देखें, क्या यहाँ पे एक वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की? व्हाट इज दिस बेटा? ये है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए एक वैकेंसी है हाई एनर्जी ऑर्बिटल पे। और ये जो गैप है, इस गैप को बेटा क्या बोलेंगे? डेल्टा ई बोलेंगे। और ये गैप किस रेंज में लाई करता है? विजिबल रेंज में लाई करता है। तो जब ये विजिबल रेंज में लाई करता है तो अब ये कॉम्प्लेक्स अगर लाइट में पड़ा हो तो इस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगी। क्या होगी बेटा? व्हाइट लाइट आ रही है, इस कॉम्प्लेक्स से इंटरेक्ट कर रही है। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि व्हाइट लाइट में हमने प्रिसाइसली कलर्स बताए थे। व्हाइट लाइट में कौन कौन सा कलर होगा बेटा? ब्लू कलर होगा। व्हाइट लाइट में कौन सा कलर होगा? ग्रीन कलर होगा। और व्हाइट लाइट में कौन सा कलर होगा? रेड कलर होगा। बेटा ये बात है। अच्छा, फिर हमने रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स पढ़ा था पिछली क्लास में, याद है? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये था कि अगर कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर एब्जॉर्ब करता है तो रेड रिफ्लेक्ट करेगा, और रेड नजर आएगा। अगर रेड एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू रिफ्लेक्ट करेगा, ब्लू नजर आएगा। अगर रेड एंड ब्लू दोनों एब्जॉर्ब करता है फिर ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगा, फिर कॉम्प्लेक्स ग्रीन नजर आएगा। अब सुने ये बात कि ये जब लाइट इस कॉम्प्लेक्स पे इंसिडेंट होगी तो कोई एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल, क्या electron from low energy orbital will absorb some part of the light
या will absorb some frequency या will absorb some wavelength from white light and will be excited to high energy orbital। ऊपर जगह तो है ना हाई एनर्जी ऑर्बिटल में, और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद तो ऊपर जंप नहीं कर सकता ना, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन का लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करने को क्या कहते हैं बेटा? एक्साइटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लो एनर्जी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हाई एनर्जी ऑर्बिटल में, कब? जब वो कोई एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन ब्लू वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है और जंप कर जाता है, तो कौन सी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होगी? तो कॉम्प्लेक्स रेड नजर आएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर कौन सी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होगी? ब्लू वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होगी और कॉम्प्लेक्स ब्लू नजर आएगा। और कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स जिसमें दो वैकेंसीज हो, देखो इधर अब दो वैकेंसीज नहीं है, ऊपर कितनी वैकेंसी है? लेकिन कोई और एलिमेंट आप ले लें, निकल ले लें या आयरन ले लें, उसमें दो वैकेंसीज होंगी ऊपर, तो उस केस में चांस होता है कि ब्लू एंड रेड दोनों एब्जॉर्ब हो जाए। तो फिर अगर ब्लू रेड दोनों एब्जॉर्ब होंगी तो ग्रीन रिफ्लेक्ट होगा, फिर कॉम्प्लेक्स ग्रीन नजर आएगा। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए, आपको मेमोराइज नहीं करना कि किस कॉम्प्लेक्स में कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ये रट्टा नहीं लगाना चाहिए। कलर्स पे पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब जैसे पर्पल कलर है, येलो कलर है, और कोई कलर आ जाता है, तो वो भी जो वेवलेंथ बच जाती है उनका रिजल्टेंट कलर होता है। सिलेबस में जितनी डिस्कशन है मैं उतना बता रहा हूँ, ब्लू ग्रीन और रेड पे सिलेबस ने बात की हुई है। बाकी जो कलर्स हैं उससे पूरा एंटायर एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। हाँ, ब्लू एब्जॉर्ब होती है तो ग्रीन और रेड दोनों रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रेड नजर आता है। और रेड एब्जॉर्ब हो तो ग्रीन एंड ब्लू दोनों रिफ्लेक्ट होती हैं और कॉम्प्लेक्स ब्लू नजर आता है। ठीक है, यू गॉट द होल आइडिया बेटा। इसको आप लिखें कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इन लो एनर्जी ऑर्बिटल, व्हेन इलेक्ट्रॉन in low energy orbital absorbs a wavelength from white light, electron is excited, okay, is excited to high energy orbital. Remaining wavelength is reflected, कौन सा? ये वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, remaining light is reflected and appears as color of complex, color of complex। जी जी जी। आपके सिलेबस से तो ये रूल है ना, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ये तीन कलर में प्रिसाइज कर दिया है, ब्लू एब्जॉर्ब होगा तो रेड रिफ्लेक्ट होगा, रेड एब्जॉर्ब होगा तो ब्लू रिफ्लेक्ट होगा। अपेयर होगा।
अच्छा, हो गया। वो कलर्स बताने होंगे कॉम्प्लेक्स, इस लॉजिक से नहीं। बस वैसे इन जनरल जो लिगेंड एक्सचेंज में कलर्स याद करवाए थे वो याद करें। बेटा बात सुने, जो कॉपर आयन एक्वस है, क्या कॉपर आयन एक्वस एक कॉम्प्लेक्स है ना? तो वो कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है? नजर तो वो ब्लू आता है, तो एब्जॉर्ब कौन सी करेगी वेवलेंथ? रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। कॉपर आयन एक्वस का जो कॉम्प्लेक्स है वो रेड वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो ब्लू नजर आता है। हाँ, Fe3+ जो है, Fe2+ ब्लू और रेड दोनों करता है। ओके। Fe2+ ग्रीन होता है ना, Fe3+ रेड होता है। ये जो absorption का स्पेक्ट्रम होता है उसी को इन्वर्ट करके तो ग्राफ्स और हाँ, जहाँ बेटा मैं आगे। ओके, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई जिंक कॉम्प्लेक्सेस शो शोज नो कलर या कलरलेस क्यों होते हैं बेटा? देखो जिंक आयन को पहले चेक करो। प्रोटॉन नंबर 30 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d और 4s के तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ना, तो 3d10 है इसमें। क्या है बेटा? तो इसका डी सबशेल फुली फिल्ड है। तो क्या होगा बेटा, अगर डी सबशेल फुली फिल्ड हो तो व्हाट हैपेंस? स्प्लिटिंग होगी, लेकिन एक्साइटेशन नहीं होगी। क्यों एक्साइटेशन नहीं होगी? वैकेंसी नहीं है। देखो, ये डी सबशेल है, अगर स्प्लिटिंग हो भी जाए, ये स्प्लिटिंग हो भी जाए तो वैकेंसी नहीं है। तो बेटा इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि जिंक 2+ आयन में हैज कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल, फिल्ड डी सबशेल। ठीक है, तो नो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन हाई एनर्जी ऑर्बिटल। हाई एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा जो, जब वाइट लाइट इंसिडेंट करेगी तो सारी की सारी वाइट लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वाइट लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसलिए जिंक कंपाउंड वाइट होते हैं। जिंक के कॉम्प्लेक्सेस वाइट क्यों होते हैं? सारी वाइट लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों रिफ्लेक्ट होगी? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा एनर्जी। ठीक है, क्योंकि स्पेस ही नहीं है ऊपर। बेटा यही आंसर है कॉपर 1 कॉम्प्लेक्सेस का। वाई कॉपर 1 कॉम्प्लेक्सेस, 3u1 कॉम्प्लेक्स, copper 1 complexes are white।
तो कॉपर 1 की अगर हम करें कंफिगुरेशन, कॉपर 1 में बेटा क्या सिचुएशन है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। इसका भी डी सबशेल फिल्ड है। तो जिंक 2+ और कॉपर 1+ एक ही सिचुएशन है। ओके, सेम आंसर एज अबाव, सेम एज अबाव। जी बेटा, कंफ्यूजन? जी हाँ, शाबाश। उसमें डी से वाई स्कैंडियम 3, स्कैंडियम का एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है ना, कौन सा? 3+। तो इसके कॉम्प्लेक्सेस भी वाइट या कलरलेस होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस आर वाइट या कलरलेस। उसकी वजह क्या है? आपको कॉन्फ़िगरेशन याद है स्कैंडियम की? प्रोटॉन नंबर है 21, 1s2, 2s2, इसमें डी सब शेल ही नहीं है। 2p6, 3s2 एंड 3p6, बस यहाँ तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब डी सब शेल नहीं है तो डी डी स्प्लिटिंग भी नहीं होगी। डी डी स्प्लिटिंग नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें डी सब शेल ही नहीं है, या डी सब शेल वेकेंट है। ठीक है, डी सब शेल इज वेकेंट, इज वेकेंट। हाँ, कलर के लिए रिक्वायरमेंट है कि डी सब शेल हो, फिर वो स्प्लिट करे, वो कॉम्प्लेक्स में स्प्लिट करता है। फिर स्प्लिटिंग के बाद हाई एनर्जी ऑर्बिटल में वैकेंसी भी हो, सो दैट कि इलेक्ट्रॉन वाइट लाइट से कुछ लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो सके। ठीक है, तब कलर आएगा। तो यही वजह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कॉम्प्लेक्स कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं और बाकी एलिमेंट्स क्यों नहीं शो करते कलर्ड कंपाउंड? क्योंकि डी सबशेल बाकी एलिमेंट्स में या तो वेकेंट होता है या फिल्ड होता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं? क्योंकि इसमें पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होता है। तो वो स्प्लिट हो जाता है कॉम्प्लेक्सेस में और फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है लो एनर्जी से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में। तो रिमेनिंग लाइट रिफ्लेक्ट होती है और कलर अपीयर होता है। इनको कंसिडर नहीं करते ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या? हाँ, ये शुरू में हमने डिस्कस किया था। डी सबशेल इज वेकेंट। ओके, नो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बेटा देखें, बात नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस शो डिफरेंट कलर। जैसे Fe2 का ग्रीन है, Fe3 का रेड है, कॉपर 2 का ब्लू है। डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट कलर क्यों शो करते हैं? व्हाई डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस शो डिफरेंट कलर्स? क्यों बेटा? डिफरेंट कलर कॉम्प्लेक्सेस का डिफरेंट कलर क्यों होता है? शाबाश, ठीक है। डेल्टा ही डिफरेंट होती है। देखो, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में ये अगर एनर्जी एक्सिस है और ये डी सब शेल है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और दूसरा बेटा कॉम्प्लेक्स ये है, ये डी सब शेल है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बेटा इन दोनों में क्या फर्क है, देखें जरा। इन दोनों में क्या फर्क है? डेल्टा ई दोनों की सेम है या डिफरेंट है? डेल्टा ई डिफरेंट है। और डेल्टा ई किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ लिगेंड्स पे, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन पे, सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज पे। तो अब जब वाइड लाइट यहाँ इंसिडेंट होगी तो जाहिर है डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी ना, क्योंकि लो एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी चाहिए एक्साइट होने के लिए। ठीक है,
तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ एब्जॉर्ब होगी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट वेवलेंथ यहाँ एब्जॉर्ब होगी, तो फिर रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी दोनों में, तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी डिफरेंट। समझ आई बेटा? आप बेटा बताओ, आंसर तो आप क्राफ्ट करो। डेल्टा ई सेम है, तो जो वेवलेंथ ये वाला इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन भी वही वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा? इसको ज्यादा ऊपर जाना, इसको कम ऊपर जाना, ये थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा वाला ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो जब एब्जॉर्ब वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो रिफ्लेक्टेड भी डिफरेंट होगी ना, तो कलर डिफरेंट आएगा। समझ आई? बेटा मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट डिटेल नहीं बता रहा, वो सिलेबस में नहीं है। डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैव डिफरेंट डेल्टा ई, so different wavelength is absorbed by electron for excitation, so different color।